प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जालना रोड की यही वो प्रॉपर्टी है जिसके ताल्लुक से हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे सारे सरकारी नियमों को ताक पे रखकर किस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करोड़ों रुपए की लूट के इस धंधे के अंदर शामिल है। एक बात मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जालना रोड की ये जो जगह है ये वक्फ बोर्ड की जगह है और वक्फ कानून के हिसाब से, चाहे वो पुराना कानून हो 19 सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करवा दूँ, हमारे फारूक पटेल साहब है जो वक्फ के केसेस लड़ते हैं और जिनकी वजह से हमको बहुत मदद मिली है। शारिफ नक्शबंदी साहब है हमारे पार्टी के अध्यक्ष। तो वक्फ कानून के तहत कोई भी जमीन का को बेचा नहीं जा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। किसी भी हालत के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी आप लीज आउट कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। अब ये जो मामला है ये जालना रोड का तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का मामला है, 1 लाख स्क्वायर फीट। और जालना रोड के ऊपर रेट की कीमत क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरी जमीन जो है ये कैलाश बाफना को ये अलॉट की गई थी, लीज के ऊपर उनको दिया गया था। जो मुतवल्ली थे सैयद शाह कुतुबुद्दीन, ये मुतवल्ली थे, इन्होंने इलीगल तरीके से 99 इयर्स के लीज के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप को दे दिया था, कैलाश बाफना को। ये शुरुआत से ही इसकी इलीगैलिटी इस वजह से है कि किसी भी मुतवल्ली को 99 इयर्स के ऊपर लीज के ऊपर देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब जो भी बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड का बोर्ड बना, तो उसके अंदर सभी लोग इस तरह के आए कि सबने अपने अपने नाम के ऊपर मलिदा किस तरह से निकाला जाना चाहिए वो हिसाब से उन्होंने काम किया। ये जमीन कैलाश बाफना के पास कई सालों तक थी, लेकिन जब जालना रोड की जमीन की कीमतों आसमान सड़कर बोलने लगी और औरंगाबाद के सबसे ज्यादा महंगी कमर्शियल जमीन अगर कहीं पर थी, फोन बंद करिए तो बाहर जाइए। तो जब ये सबको पता चला कि जालना रोड की जमीन की कीमतों का रेट क्या हो गया है करके, तब है तो ये लोगों ने एक गेम प्लान रचा और उस गेम प्लान के तहत कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कैसे बेच सकते हैं, इसका इन्होंने पूरी तरीके से कागजात तैयार किए। उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने मदद की, ये आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है। पहले इन्होंने है तो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया कैलाश बाफना साहब ने। किसके साथ तैयार किया, तो वो तैयार किया उन्होंने तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया और संजय कासलीवाल एसोसिएट्स, इनकी नाम की एक कंपनी थी। इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया। अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार करके इन्होंने फिर महानगर पालिका के पास एक प्रस्ताव ये दिया बिल्डिंग परमिशन के लिए कि हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। महानगर पालिका ने स्पष्ट तरीके से उनको ये कहा कि आप तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है करके। ये लिखित रूप के अंदर है, महानगर पालिका की पूरी फाइल है जिसके अंदर उन्होंने पूरा स्पष्ट बताया है कि आप वक्फ बोर्ड की एनओसी लेकर आइए करके। जब ये मामला समझ में आया कि वक्फ बोर्ड की एनओसी मिलेंगी नहीं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरह से दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने क्या किया कि संजय कासलीवाल जो औरंगाबाद के बहुत मशहूर बिल्डर है, उनको जब समझ में आया कि ये मामला जो है ये पेचीदा है और ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी के बाहर हो गए। उन्होंने रिटायर कर लिया, अपने आप को रिजाइन करके उस कंपनी से बाहर हो गए। जुगल किशोर तापड़िया एंड संजय कासलीवाल एसोसिएट जो थे उसमें से संजय कासलीवाल बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो अंदर किसको लाया जाए, एक ऐसे शख्स को लाया जाए जो जमीनों के मामले के अंदर और खास तौर से वक्फ की जमीनों के मामले के अंदर बहुत महारत रखता है। तो इन्होंने लेकर आए यहाँ पर राजू लेखराज तनवानी को लेकर आए एज ए डायरेक्टर बोल के। उस कंपनी के अंदर संजय कासलीवाल की जगह राजू तनवानी साहब आ गए हैं। ये वही राजू तनवानी साहब है जो अमितेश कुमार पीरियड के अंदर बेगमपुरे की जमीन के ताल्लुक से कई महीनों तक वो जेल में रह चुके हैं। अब ये जब आए उसके बाद से किस तरह का महानगर पालिका ने ये कह दिया कि नहीं अब हमारे को एनओसी की जरूरत नहीं है, जो लीज डीड दी हुई है वो लीज डीड के अंदर एक क्लॉज है कि अगर मतलब ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरह का क्लॉज किसी भी
वक्फ बोर्ड की लीज डीड के अंदर नहीं है। जो इस लीज डीड के अंदर इन्होंने ये बताया है कि अगर वक्फ बोर्ड 1 महीने के अंदर एनओसी नहीं देती है तो जरूरत नहीं, ये लीज डीड को एनओसी समझकर है तो आपने बिल्डिंग परमिशन दे देना। और उसके तहत इन्होंने लीगल एडवाइजर को मैनेज किए। महानगर पालिका के लीगल एडवाइजर ने कहा कि हाँ ये मतलब इसको एनओसी की जरूरत नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं है, तो आप है तो इसको बगैर उसके भी आप परमिशन दे सकते हैं करके। इसका टेक्निकल मैं आपको एक बता दूं कि ये जो है 1964 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था। रमेश साहब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो अगर जिला अध्यक्ष अगर लेट आ रहे थे तो सर असल में एक एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, वो लेडीज और बच्चे को हॉस्पिटल तक गया। तो ये अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किए कि 1995 के अंदर आपका जो क्या नाम था इसका, कैलाश पेट्रोल पंप वालों ने ये जब साथ में मिलकर आए तो इन्होंने एक रेक्टिफाइड डीड बनाई। ऐसी डीड बनाई उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को हाथ में लेकर कि 1964 से 99 इयर्स की लीज कब खत्म हो रही है, 1964 से तो वो 2063 को खत्म हो जा रही है 99 इयर्स की लीज के हिसाब से। इन्होंने 1995 के अंदर उसी लीज डीड को रिवाइज किया। अब ये कहा कि अब है तो 1995 से है तो हम और 99 इयर्स के लिए है तो हम ये लीज तैयार कर रहे हैं करके, जो मतलब अगेन इलीगल है, क्योंकि वक्फ एक्ट के हिसाब से किसी को भी 3 साल से ज्यादा देने का अधिकार ही नहीं है। तो इन्होंने अपना बना लिए। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड का सीईओ जो भी होगा उसने है तो इनके साथ साठगांठ करके पूरा ये मामला कर लिया। अब ये जो मामला आया इसके बाद 96 में वक्फ बोर्ड को रियलाइज हुआ कि नहीं हमने तो 64 से दिए थे इनको जमीन, अब इन्होंने 1995 से है तो दोबारा है तो 99 इयर्स का लीज डीड एक्सटेंड कर दिए है करके। तो 96 के अंदर एक रजिस्टर्ड डीड फिर से तैयार हुई और उसके अंदर ये बताया गया कि नहीं आपका जो है वो 1964 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 41 साल रहते थे। लेकिन अब इन्होंने बिल्डिंग परमिशन ले लिया, वहां पर जाकर है तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब वो कॉम्प्लेक्स का जब किसी भी हालत के अंदर ये बेचा नहीं जा सकता है तो मैंने ये इसकी पूरी जानकारी बनाई और जानकारी बनाकर मैंने वक्फ के जो मंत्री है अल्पसंख्यक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता जनाब नवाब मलिक साहब जो वक्फ के मिनिस्टर है, मैंने वक्फ के मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा और उनको ये बताया कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और धड़ल्ले से इसकी खरीदो फरोख्त चालू है, करोड़ों रुपये का इसके अंदर लेन देन चल रहा है, करोड़ों रुपये के अंदर छोटी छोटी दुकानें बेची जा रही है करके। तो उन्होंने मुझे एक लिखित रूप के अंदर रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई की कॉपी भी मैंने आपको अटैच किया हूं, जो दिसंबर 2020 को आया, यानी कि कुछ दिन पहले ही ये पत्र, 1 महीना भर पहले ही मेरे को ये पत्र मिला। अगर ये पत्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि कैसा कैसा इसके अंदर ये मामला है। इसमें सिर्फ आखिरी का जो एक लाइन है, वो आखिरी की लाइन ये है, सदर जागे संदर्भात कोणतेही खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात येऊ नयेत असे जाहीर प्रकटन वक्फ मंडळाने काढले आहे। यानी कि वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये इसकी जमीन के ऊपर कोई भी इसके ऊपर खरीदो फरोख्त हो नहीं सकती है, कोई इसको बेच नहीं सकता है। हमने ऐसा जाहिर प्रकटन दिए। अब मैं वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से विनती करना चाहूंगा कि आप बताइएगा कि ये जाहिर प्रकटन कहां पर दिए हैं आपने। और जाहिर प्रकटन नहीं, वक्फ एक्ट के हिसाब से ये है, अगर आप कहेंगे कि हमने कोई तरीके का साप्ताहिक पेपर के अंदर दे डाले है, कोई तरीके का छोटे मोटे पेपर के अंदर, वक्फ एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर किसी को भी लीज दे रहे हैं तो आप उसके अंदर नेशनल डेली के अंदर और एक रीजनल टॉप डेली के अंदर है तो आपको है तो ये देना पड़ेगा कि हम ये लीज है तो इनको दे रहे हैं करके। ऐसा नहीं किया गया है। अब नवाब मलिक साहब ने बोले हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उन्होंने दिए होंगे। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन्होंने बताना कि जाहिर प्रकटन कहाँ पर दिए हैं करके। ये मामला जो है, जब ये मामला वक्फ बोर्ड के जरिए और इनके जरिए कोर्ट में गया तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने, वक्फ ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट रैंक का, डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का होता है। तो वो ये मामला जब कोर्ट के अंदर गया कि इसके अंदर ये 1964 की लीज लीगल है क्या, 1995 के अंदर जो रिवाइज किया गया है ये लीगल है या इलीगल है करके,
तब है तो ए शाहपुरे साहब चेयरमैन है जो वक्फ ट्रिब्यूनल के, और जिनका रैंक डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है, इन्होंने अपना ऑर्डर पास किए। ये कब का ऑर्डर है? ये 2018 के अंदर उन्होंने पास किए, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये कहा है, इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट लीज डीड डेटेड 1911-1964 executed by the mutawallis of the Dargah Hazrat Daud Ganj Lashkar Maghrabi Auliya Sahab and modified lease deed dated 2/6/1995 registered in the office of Sub Registrar Aurangabad executed by the mutawallis of the Dargah with the consent of the board in respect of the suit property are void ab initio and are no effect। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत से ही 1964 से ये जितना भी ये मामला है, ये पूरा टोटल ही ये बोगस है, इलीगल है। It is further declared that the permission for construction on the suit property granted by Aurangabad Municipal Corporation to the defendant is illegal and void। यानी कि इसके अंदर कोई भी मतलब नियम का ये नहीं किया गया है। उन्होंने लास्ट के अंदर ये कहा कि ये जजमेंट की कॉपी, the certified copy of this judgment be sent to the sub registrar Aurangabad 2 for taking note of above said lease deeds as void। यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास ये जजमेंट की कॉपी चले जाना और उनको ये बता देना कि इस जमीन के ताल्लुक से कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये 2018 का जजमेंट है। अब 2018 का अगर ये जजमेंट है तो किस तरह से जुगल किशोर तापाड़िया, राजू तनवानी और बाफना, कैलाश बाफना ने ये जमीनों का जो धंधा किए हैं, जो बेचे हैं, ये इसमें मैंने अगर 2018 के अंदर अगर ये है तो मैंने पूरे रजिस्टर्ड कॉपी जो है उसके अंदर लगाया है। अब ये एक जमीन बेची गई है कितने में? तो 1,76 लाख किसको गई हुई है? मकरंद मधुकर अनासपुरे, ये साहब ने खरीदे हैं। दूसरी जगह किसने खरीदे हैं? सुनील बबन राव इंगड़े, कितने में खरीदे हैं? 10,30 लाख। एक जमीन खरीदे है प्रदीप लालचंद मनकानी, कितना है? 14,52,06,000। एक जमीन खरीदी गई है विनोद लक्ष्मण दास चोटलानी, 9,27 लाख। अच्छा, खास बात यह है कि ये लीज डीड ट्रांसफर नहीं हुई है। ये जो जमीन बेची गई है ये सेल डीड है, जबकि कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस में किसी भी तरह का कोई सेल डीड नहीं करना चाहिए। दूसरी है 10,80 लाख सुनील चोटलानी, 8,18 लाख अजंता ट्रांसपोर्ट कंपनी दीपक पिता राजेंद्र जिंदल, 1,20 लाख मोहम्मद रियाजुद्दीन मोहम्मद मजहरुद्दीन, इन्होंने खरीदे हैं। 1,20 लाख ये फिर मोहम्मद रियाजुद्दीन, ये सब खरीदे हैं। ये इसका अगर पूरा अगर बिल्डिंग का अगर हिसाब अगर निकाले तो ये कितने में गया है करके, ये रजिस्ट्री की जो रेट है वो रजिस्ट्री का रेट आप ये समझ लीजिएगा कि व्हाइट के अंदर महज 30 to 40%, या हम ज्यादा से ज्यादा अगर पकड़ रहे तो हम 50% पकड़ के चलिएगा कि व्हाइट के अंदर 50% का। क्योंकि ये जमीन लेने के अंदर, ये दुकानें लेने के अंदर मेरा भी एक करीबी आदमी था जिसके पास से मैंने पूरा डिटेल्स दिया कि तुमने ब्लैक में कितना दिए, व्हाइट में कितना दिए। तो ऑलमोस्ट 50% अमाउंट जो है वो व्हाइट के अंदर दिखाया गया है और 50% ब्लैक के अंदर, यानी कि ये तीनों ने मिलकर आपस के अंदर ब्लैक के अंदर। तो इसका अगर पूरा हिसाब अगर निकाला जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से ये 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 105 करोड़ के करीब ये आ रहा है। गिरी पड़ी हालत के अंदर हम बोलेंगे कि भाई 100 करोड़ भी अगर पकड़ ले तो 100 करोड़ के हिसाब से ये पूरा मामला सामने आया है। इसके लिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो जमीन के बदले में हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं, आपने वहां पर क्या कॉम्प्लेक्स बनाने का है आप बनाइए। वक्फ बोर्ड को आपने क्या देना चाहिए? तो वक्फ बोर्ड को कितना पैसा मिला है आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड को टोटल इनके तरफ से कितना पैसा देने का निर्णय लिया गया। तो 6 लाख रुपये
6 लाख रुपए में से वक्फ बोर्ड को मिलेंगे महज 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए जो उन्होंने दे दिए कैलाश बाफना साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, 1.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए मिले डायरेक्ट मुतवल्ली को। यानी कि जिस जमीन के ये 100 करोड़ बना रहे हैं, ये वक्फ की जमीन जो गरीबों की है, यतीमों की है, बेवाओं की है, वक्फ बोर्ड को मिल रहा है 1.5 करोड़। अब मेरी मांगनी ये है, और इस मांगनी के लिए मैंने पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं लगातार इसके लिए फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। किसी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेंगे तो वो लोग हैं तो पूरा मामला डॉक्यूमेंट चेंज कर डालेंगे, टेम्परिंग कर डालेंगे। मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये मामला जैसे ही हमको पता चला तो मुझे किस तरह का प्रेशर आया है, किन किन लोगों की तरफ से आया है, कौन कौन से धरना सेठों ने मुझे फोन कर कर कहा है कि साहब मिल लीजिएगा, एक बात कर लीजिएगा करके, उसमें ये सब हुआ। उसके बावजूद मैंने कल के दिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से एम्बेसडर होटल के अंदर गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया, पूरे चीजें बताया उनको, और ये बताकर उनको ये कहा कि साहब ये इसके अंदर अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अंदर अगर 100 करोड़ रुपए का ये मामला है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है, तो महानगर पालिका का जो टाउन प्लानिंग सेक्शन है उनके अधिकारी शामिल है, जो विदाउट ऑब्टेनिंग द एनओसी इनको दे देते हैं, वो लीगल एडवाइजर उस वक्त जो भी रही होगी वो उसके अंदर शामिल है, और इनको कितना कितना पैसा दिया गया है ये भी मैंने कहीं ना कहीं से निकाला हूं कि किन किन लोगों को कैसा कैसा बांटा गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर ये बंधन कारक होता है, ये कोर्ट में जजमेंट दो या ना दो, ये एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी किसी की भी जमीन लेके जाके अगर वहां पे अगर रजिस्टर कर देगा, उसमें आपकी खाली जमीन पड़ी है, मैंने जाके कहा कि मेरी रजिस्ट्री कर दो, तो कर, आपको जिस किसी की भी जमीन है उसकी एनओसी होना पड़ता जरूरी है, कंपलसरी है। एक एक रजिस्ट्री के पीछे मुझे जो बताया गया है, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर विदाउट एनओसी के हम रजिस्टर करके देंगे आपको 25-25 लाख रुपए एक एक रजिस्ट्री के पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर दिए गए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, 25 लाख रुपए आपने देना, हमारे को वक्फ बोर्ड की एनओसी की जरूरत नहीं है, जो कानून के हिसाब से बंधन कारक है, जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से बंधन कारक है कि आपने ये जमीन का कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, कोर्ट ने भी कहा और रूल के हिसाब से भी है। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि तकरीबन मेरे हिसाब से 80 के करीब शॉप्स वहां पे निकले हैं। 25-25 लाख के हिसाब से रजिस्ट्री ऑफिस के जितने भी अधिकारी है, कल से उनकी नींद उड़ी हुई है जब से मैंने उनको ये दिया हुआ हूं, वो भी हाथ पैर मार रहे हैं कि किस तरह से इसको मामले को। साथ ही साथ जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिस है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, और सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर कोई दोषी है तो ये जगह के मुतवल्ली मतलब ये होता है कि वक्फ की जमीन हम आपको दे रहे हैं, आप उसके केयरटेकर हैं। ये जितने भी मुतवल्लियां हैं ये समझ रहे हैं कि ये जमीन हमारे बाप की जागीर है करके, तो इसको बेच डालो, अपने को पैसा चाहिए, चलो ये टुकड़ा तुम ले लो करके। तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, मुतवल्ली, महानगर पालिका के अधिकारी, रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी, लैंड रिकॉर्ड्स के अधिकारी, ये सब लोग इसके अंदर दोषी है। मैंने पूरा सबूत के साथ तो दिया है। गृह मंत्री साहब ने कल ही कमिश्नर साहब को आदेशित किया, उनको बताया कि इसके लिए है तो डिटेल के अंदर छानबीन जा करके इसकी इंक्वायरी करें। अब मुझे मालूम है कि ये लोग कितने धन्ना सेठ है करके, अगर ये सिर्फ एक छोटी सी रजिस्ट्री के लिए 25 लाख रुपए दे सकते हैं तो ये किस लेवल के ऊपर कहां मैनेज कर सकते हैं ये भी मुझे मालूम है। अब मैं ये बता रहा हूं, अब ये या तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले और खत्म कर दे मामला, इसके बाद कोई कार्रवाई ही ना हो करके। मैंने इसके अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे जो निवेदन मैंने दिया हूं, इसका जालना रोड औरंगाबाद या वक्फ बोर्डाच्या जागेवर अवैधरित्या अतिक्रमण करून बेकायदेशीर व नियमबाह्य बांधकाम करून जवळपास 100 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा करणाऱ्यांची व त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात यावे, अन्यथा मी स्वतः खासदार या नात्याने दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी सामूहिक आमरण उपोषण करणार असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील और मैं अकेले नहीं बैठने वाला हूं। हमने ये तय किए हैं कि कम से कम मेरे साथ 26 फरवरी को 1000 लोग
हम जिला अधिकारी के सामने बड़ा पेंडॉल लगा के 1000 लोग, उसकी नोंदनी हमने करना शुरू कर दिए थे। हम पूरे मराठवाड़ा के लोगों को अलग अलग जिले से यहाँ पे बुलाएंगे और 1000 लोग 26 फरवरी से, अगर 26 फरवरी तक इनके ऊपर FIR रजिस्टर नहीं हुई तो हम आमरण उपोषण के ऊपर हम बैठने वाले हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि किस लेवल के ऊपर ये कहां जाकर कैसा कैसा मैनेज कर सकते हैं। मुझे पुलिस कमिश्नर के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन्होंने एक अच्छा ऑफिसर डेप्यूट करेंगे और इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा कायदे कानून की जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अगर उनका इंक्वायरी ऑफिसर 1 घंटे के लिए भी अगर बैठ गए, हमारे वकील साहब के साथ बैठ गए, तो मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मामला, अगर आप समझ रहे हैं कि हम सिर्फ यही मामला ले रहे हैं, देखिए दिक्कत हमारे साथ ये हो रही है कि हमने इससे पहले क्रांति चौक की जगह के मामले में हम आवाज उठाई, वहां पर गए, हमने जो भी तोड़फोड़ हुई, वहां पर हंगामा हुआ, पुलिस ने हमारे ऊपर केस रजिस्टर हुआ। आज उसकी स्टेटस क्या है? वो वही लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं जिनको हमने हटाना चाह रहे थे, वहां से हटाना चाह रहे थे। हमारे पोस्टों के अंदर हमारा क्या हुआ, तो हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर हुए। अब हमको हर 8 दिन को है तो कोर्ट में जाकर हाजिरी देना पड़ता है कि वहां पे आपने क्रांति चौक के ऊपर तोड़फोड़ किए है करके। ये जमीन क्यों नहीं वापस मिली? तो उस वक्त भी वक्फ बोर्ड के जो CEOs होंगे, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, ये सब इसके अंदर मिले हुए हैं। अब आप 100 करोड़ के अंदर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसके अंदर बंटवारा कैसा हुआ होगा उसमें। हमारा यही एक मांग है कि इस ताल्लुक से प्रशासन ने, सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लेकर, अगर इनके ऊपर FIR रजिस्टर नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे, हम भूख हड़ताल के ऊपर। मैं खुद एक खासदार की हैसियत से मैं वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए मैं खुद अपने 1000 लड़के, हमारे पार्टी के सीनियर लोग या जनरल जो पब्लिक है, उसके ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वक्फ की जमीनें जो है ये गरीब यतीम बेवाओं के लिए है। जालना रोड के ऊपर अगर आप देखेंगे, आधे से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ की है। वहां पर कौन बैठा हुआ है? तो कोई धन्ना सेठ बैठे हुए हैं। यही जमीन के बाजू देख लीजिएगा कौन बैठा है, यही जमीन के ये तरफ देख लीजिएगा, सब वक्फ की जमीन है। मुतवल्लियों ने बेच दिए और बेचने के बाद ये धड़ल्ले से तो इसकी रजिस्ट्री डी ये वो सब होती जा रही है। अब हम आप यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको संजीदगी से लेगी और एक्शन लेगी। अलावा भी बहुत सारे ये हमने शुरुआत की है। मराठवाड़ा में जो कई सारे हैं उसमें पॉलिटिकल लोगों के बहुत यकीन पॉलिटिकल लोगों के है और इसमें बहुत सारे मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसके अंदर शामिल हैं। जैसे अगर भीड़ के अंदर आप देखेंगे तो भीड़ का जो वहां का दबंग नेता है, जैसे जयदत्त क्षीरसागर हो गए, जालना के अंदर जो भी दबंग नेता थे, ये सब लोगों ने अपने अपने दबा के रखे हुए हैं। अब हमने इसकी शुरुआत की है और ये शुरुआत करके हम यकीनन औरंगाबाद के अंदर खुद मैं तमाम वो लोगों को जिन्होंने ये वक्फ की जमीनों के ऊपर ये इस तरह के प्रोग्राम, अभी और एक तकरीबन 130 एकड़ जमीन का एक मामला है जिसके अंदर औरंगाबाद के बड़े बड़े धन्ना सेठ लोगों ने है तो एक कंपनी फॉर्म करके है तो उसके ऊपर वहां पर बहुत बड़ा एक वो बना रहे थे। हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी साहब कि ये पूरे लोग, ये लोगों ने जेल जाना चाहिए और अगर जेल नहीं जाएंगे तो फिर आंदोलन कैसा छेड़ने का है ये हमने इसकी पूरी तैयारी करके रखे हुए है। तो शुरुआत यहाँ से हुई है, इसके बाद भी मतलब बहुत सारे केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। ज्या लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने त्या रजिस्ट्री केलेल्या आहेत रजिस्ट्री ऑफिस मधून, तर तो जो ऑनलाइन डेटा असतो तो सबमिट करावा लागतो, तो झाला कसा, त्याच्यातलं टेक्निकली त्याने कसं फसवलेलं आहे? नाही, वक्फ बोर्डाची जमीनची खरेदी विक्री होऊ शकत नाही, मतलब हे स्पष्ट आहे, मतलब त्याच्यामध्ये काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे। वक्फ बोर्डाची जागा जे आहे ना ते लीज डीडवर देऊ शकता तुम्ही की इतक्या वर्षासाठी 3 वर्षासाठी आम्ही तुम्हाला हे लीजवर देतो, तुम्ही तुम्हाला तिथे जे कारोबार करायचे आहे ते कारोबार करा, त्याच्यानंतर ते रिन्यू होऊ शकतं। पण आपण बघा याच्यामध्ये की डायरेक्ट सेल डीड करण्यात आलेली आहे। डायरेक्ट सेल डीड आता रजिस्ट्री ऑफिसला हे कंपल्शन आहे की आपण कोणतीही जमीन ट्रान्सफर करताना ज्या डिपार्टमेंटची आहे ते जिल्हाधिकाऱ्याची असेल, गव्हर्नमेंटची लँड असेल, कुणाला दिली असेल किंवा महानगरपालिकाची जागा, तर ते त्यांची NOC हे कंपल्शन होते। पण एका रजिस्ट्रीसाठी 25-25 लाख रुपये सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिसला एका दुकानासाठी 25-25 लाख रुपये रजिस्ट्री ऑफिसने घेतलेले आहे। तर तुम्ही याचा एक आकलन करा की किती मोठा हे आहे। आणि मला तर हे विचारायचं आहे की
तापडिया साहेबांनी जे आता ते खूप आजारी आहे, का हे केलेलं आहे, आता हे फायनल डेज मध्ये आपण का असं करावं, मला दुःख हे वाटतं की आता इतकं त्यांनी पैसे कमवलेले आहे, जाता जाताना हे इतकं हे. आणि संजय कासनीवालला विचारा की तुम्ही संजय कासनीवाल साहेब तुम्ही बाहेर का पडले होते. नाही ते त्यांनी स्वतः मला सांगितलं की मी खूप आजारी आहे, मी बोलू शकत नाही. नाही ते काही असू द्या, मला हे सांगायचे आहे की आपल्याकडे इतकं आपण पैसा कमावलेले आहे, हे गोरगरिबांचे पैसे कशासाठी पाहिजे आता. मला एक सांगा विद्याजी की तुम्ही एवढं इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे की टाउन प्लॅनिंग, रजिस्ट्रीचे ऑफिसर, महानगरपालिकेचे ऑफिसर, त्याच्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकारी याच्यामध्ये सामील आहे असं म्हणतात तुम्ही. मग एवढे वेग आरोप का करता तुम्ही, त्यांची नावं का सांगत नाही. जर तुम्ही एवढं इन्व्हेस्टिगेशन केलं असेल तर तुम्ही एक अधिकाऱ्याचे नाव सांगा ना. नाही काय आहे की मला 1995 आणि 96 मध्ये वक्फ बोर्डाचे कोण कोण अधिकारी होते, कोण सीईओ होता हे मला माहित नाही. पण मी एक सांगतो ना, इन्क्वायरी मध्ये ती येईल ना की 1995 मध्ये कोणी हे केलेलं आहे. जे टाउन प्लॅनिंग रेकॉर्ड टाउन प्लॅनिंगचे ही 2003 ला कोण लीगल ऑफिसर होती, मी वर्ष सांगतो ना. ते इन्क्वायरी मध्ये आपण इन्क्वायरी केली, पोलिसांनी इन्क्वायरी केली तर ते स्पष्ट होतील ना. आणि मी संजय कासनीवाल जे बाहेर पडले त्यांच्या या केस मध्ये काही संबंध नाही. कारण त्याला कळालं होतं की बाबा ह्यामध्ये आपण भागडीत पडायचे नाही, आपण जेलमध्ये जाऊ शकतो, ते बाहेर पडले. कागलीवाल त्यांचे नाव घेतो ना मी. दुसरा म्हणजे राजू तनवानी यांचं नाव घेतो ना मी. हे सगळं करत असताना ही पॉलिटिशियनची नावं झाली. टाउन प्लॅनिंग मध्ये काही तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये काही अधिकारी आढळले असतील. नाही हे बघा, महानगरपालिकाची संपूर्ण फाईल आहे. आता त्याच्यावर जे सिग्नेचर्स आहे ते मला मतलब एक सिग्नेचर मला कळाली की मतलब कोण होतं टाउन प्लॅनिंग मध्ये, तर त्यावेळी एक चांबले म्हणून कोणी आहे त्याची सिग्नेचर आहे याच्यावर. चांबले मतलब असे इनिशियल्स आहे त्यांचे. आता लीगल ऍडवायझर कोण आहे म्हणजे याचा अर्थ हे नाही आहे की मी त्याचं नाव घेत नाही. आता इन्क्वायरी जेव्हा होईल तर ते कळेल ना की हे सिग्नेचर कोणाची आहे करते. हे मला आता मी सांगू शकत नाही की हे सिग्नेचर कोणाची आहे, पण हे सगळे डॉक्युमेंटेड आहे, हे महानगरपालिकेचेच आहे. त्याच्या संदर्भात तुम्ही गृहमंत्र्यांना तक्रार दिलेली आहे. मात्र याचा संरक्षण विभाग जो आहे हा जो प्रकार आहे तो पोलिसांकडचा नाही तर हा म्हणजे महसुली प्रकार येतो किंवा तशा स्वरूपाची तुम्ही कुठे तक्रार केली आहे का, न्यायालयात जाणार आहात का, कसं काय. नाही मी हे जे कंप्लेंट केलेली आहे. आता एक गोष्ट हे होऊ शकतं की जेव्हा ट्रिब्युनलने हे दिलं, एक जजमेंट दिलं 2018 ट्रिब्युनलने की हे सगळं इलिगल आहे, याच्यामध्ये आपण रजिस्ट्री ऑफिसला इन्फॉर्म करा की याच्या बाबतीत कोणताही सेल डीड एग्रीमेंट होणार नाही, हे सगळं दिलं. नंतर ते कोर्टात गेले आणि कोर्टाने हायकोर्टाने त्यांना स्टे दिलं. कशासाठी दिलं की आपण हे जे जागा महानगरपालिका हे जे वक्फ बोर्ड बोलत आहे की हे एन्क्रोचमेंट आहे त्याच्या बाबतीत, पण वक्फ ट्रिब्युनलने किंवा हायकोर्टाने हे सांगितलं नाही की तुम्ही 2018 पासून हे कोर्टात जेव्हा प्रकरण आहे तर तुम्ही लॉकरात आपला हे बांधा आणि ते विकून टाका करते. आता तुम्हाला एक दुसरी गोष्ट एक सांगतो की 2018 पासून आज 2020 पर्यंत वक्फ बोर्डाने एफिडेव्हिट सबमिट केली नाही आणि दरवेळी ते हे मागणी करत आहे. तर हे जे केस आहे, जो कोर्टामध्ये केस आहे ते वेगळं केस आहे की त्यांचं हे अतिक्रमणचं आहे. वक्फ बोर्ड म्हणतं की हे अतिक्रमण आहे, हे इलिगल आहे, हे बनवलेलं जे आहे हे सगळं इलिगल आहे. पण आमच्या जे आहे कोर्टांना आदर करून आम्ही हे सांगतो की आम्ही जे हे आज पत्रकार परिषद घेतलेली आहे त्या बाबतीत नाही, हे जे क्रिमिनल ऑफेन्स झालेला आहे की इलिगल तुम्ही एका जागेच्या विकून टाकत आहे त्याच्या बाबतीत हे पत्रकार परिषद है कि मतलब आप 2018 के अंदर आपको कोर्ट ने बोल दिया है कि यह तो इसको बेचना नहीं, और आप 2018 से धड़ाधड़ डेली 2018, 19, 20 तक अभी भी रजिस्ट्री चालू है, उसकी. यानी कि इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड ने बोला कि हम खामोश बैठते हैं, तुम जल्दी से निकाल दो, जितने बेच सकते हो उतने बेच डालो, हमारे को क्या देना है दे डालो करके. तो ये पूरा मामला इस तरह का आया है. इसमें सब लोग शामिल है. इसमें वक्फ बोर्ड उतना ही जिम्मेदार है. वक्फ बोर्ड का सीईओ से लेके कहां पे कौन लोगों ने कितना बनाए होंगे आप अंदाजा लगाइए.
एक मिनिट. या सगळ्या प्रोसेस मध्ये बोर्ड, महानगरपालिका, आणखी काही जे ऑफिसर्स आहेत ते कोण कोण आहेत? आता पुन्हा तोच प्रश्न आहे की कोण कोण अधिकारी आहेत, कारण मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या परमिशन शिवाय हे सगळे मोठे गोष्टी होत नाहीत. तर त्यावेळेस कोणते कोणते अधिकारी होते, कोण कोण अधिकारी होते? महानगरपालिकेचे कमिशनर कोण होते, व कोर्टाचे संचालक कोण होते, आणखी काय कलेक्टर होते, त्याची यादी आहे का? म्हणजे त्यांच्या विरोधात तक्रार का दिली? हे जबाबदार आहेत असं तुम्हाला म्हणायचंय का नाही? हे जबाबदार नाही. हा मला हे हे आम्हाला- त्याला जोडून आता त्याला हे जोडून बघा. आणखी एक प्रश्न आहे. थांबा. हे एक जे आहे त्याला ना, जोडून एक प्रश्न जयंत हरवाडकर हा. सहाय्यक नगर रचनाकार हे ज्यांच्या काळात हे झालं होतं. मग त्याच्यामध्ये चांबले यांची सिग्नेचर आहे. विधी सल्लागार महानगरपालिका औरंगाबाद यांची जे सिग्नेचर आहे त्याच्यातून हे कळत नाही की हे कोण होती. 2017च्या हे आहे. तर सहाय्यक रचनाकार हे यांच्याही सिग्नेचरहून हे स्पष्ट होत नाही की हे सिग्नेचर कोणाची आहे करते. पण मला हे सांगायचे आहे या हे सगळं फाईल आहे. आता मी जे कोणी इन्क्वायरी करेल ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला करू द्या, पोलिसांना करू द्या, अँटी करप्शनला करू द्या, मी सगळं फाईल देतील ना. आता महानगरपालिकामध्ये ते गेलं आणि त्यांनी विचारलं की ह्या 2017 मध्ये हे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मध्ये कोण कोण होतं, तर स्पष्ट होतील ना. म्हणजे कुणाचंही नाव लपवण्याचं कारण नाही. मी इतकं मोठ्या लोकांचं नाव घेऊ शकतो. तर हे जे आहे हे छोटे छोटे पैसे घेऊन आपला घ्या काय पाहिजे तुम्हाला, तर हे करतो. आपण मला एक प्रश्न आहे. एक सेकंड. तुम्हाला इम्तियाजभाई हा. अनिल देशमुखने तुम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की कारवाई होईल. ही म्हणजे आयुक्तांकडे ही फाईल केलेली आहे. तरी पण आता तुम्ही हे कशाला देताय? तुम्ही कोर्टामध्ये का जात नाही की डायरेक्ट या लोकांवर गुन्हे दाखल करा किंवा हे करा, उपोषण वगैरे करून कायदा सुव्यवस्था हातात घेण्याची गरज काय? आता मी एक पुन्हा एक गोष्ट सांगतो की संजय भाटिया म्हणून जे हे आहे लोकायुक्त, अपर लोकायुक्त जे आहे, मी मुंबईला गेलो होतो त्यांच्याकडे आणि त्यांना हे सगळं प्रकरण सांगितलं आणि मी त्यांना सांगितलं की साहेब मी याच्या बाबतीत फक्त महानगरपालिका किंवा जे कन्सर्न लोक आहेत त्यांना हे सांगितलेलं नाही. तुम्ही माझ्या हे प्रेस रिलीज बघितलं असेल तर मी याच्या बाबतीत पंतप्रधानांना पण लिहिलेलं आहे आणि पंतप्रधानाकडून हे महाराष्ट्र सरकारला निर्देशित करण्यात आलेले आहे की हे प्रकरण खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी आणलेले आहे, याची सखोल चौकशी करून आम्हाला रिपोर्ट पाठवा. मी पंतप्रधानांना लिहिलं. मग मी कुणाला लिहिलं तर सेंट्रल मायनॉरिटी हे जे आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट हे सगळ्यांनी मला उत्तर दिले की हे जे मामला आहे हे राज्य सरकारची आहे. मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेअर्स प्रमोद कुमार दास IAS सेक्रेटरी यांनी मला दिले. आय हॅव गॉट द मॅटर एक्झामिन्ड ॲज द मॅटर फॉल्स विदिन द पर्व्यू ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. A copy of your above referred letter has been forwarded to State Government of Maharashtra via Ministry's letter for necessary action in the matter. मी सगळ्यांकडे हे पाठवलेलं आहे. मला हे सांगायचे आहे की कोर्टाचा दरवाजा माझ्यासाठी उघडा आहे. पण हे जे आहे हे चीटिंग केस आहे. हे चीटिंग केस मध्ये पोलिसांनी तक्रार करायला पाहिजे. जसं राजू तन्वानी जेलमध्ये जे गेलं होतं ना तसंच प्रकारचं आहे की कोणाची जमीन घेऊन आपण आपलं रजिस्ट्री करून हातो विकून टाकली होती, तर तसंच प्रकार हे आहे. तर यामध्ये हे 3 तर लोक जायलाच पाहिजे आणि त्यांच्या सोबत जे अधिकारी आहेत त्यांनाही जेलमध्ये जायला पाहिजे. मतलब याच्यामध्ये काही एक प्रश्न असा आहे की ह्या 100 कोटीचा 150 कोटीचा 200 कोटीच्या घोटाळ्यामुळे ज्या सर्वसामान्य औरंगाबादकरांचे तुम्ही खासदार आहात त्याच्या जीवनावर काय परिणाम होणार आहे दैनंदिन जीवनावर? नाही, सगळ्यांच्या बाबतीत मी बोलत नाही. मी आपल्याला स्पष्टपणे हे सांगतो की वक्फ बोर्डची जी जागा असते तर ते कशासाठी असते की गोरगरीब, यतीम, बेवा, गरीब जो लोक असते त्यांच्यासाठी शाळा बनवण्यासाठी, त्यांच्यासाठी काही काम करण्यासाठी. हे वक्फ बोर्डाची जागावर हे धन्नासेठ लोक बसून आणि मुस्लिम समाजातले जे लोक आहेत ते ऑटो रिक्षा चालवणार, ते त्याच बिल्डिंगच्या समोर ते पंक्चर बनवणार, ते काही भजिया चालणार. याच्यासाठी हे आहे का? अनेक असे राज्य आहे हरियाणामध्ये वक्फ बोर्डाची जागेवर मेडिकल कॉलेजेस एस्टॅब्लिश केलेले आहे. मला दाखवा वक्फ बोर्डाचे आपली सरकार आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला मी ओपन चॅलेंज करतो. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मला एकही असा प्रोजेक्ट दाखवा, एक प्रोजेक्ट
आपल्याकडे 93 हेक्टर्स जागा आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. एक प्रोजेक्ट दाखवा महाराष्ट्रामध्ये की जे लोकांसाठी तुम्ही केलेले आहे. तुम्ही जगा मला दिली, मी घर बांधलं, त्यांनी दुकान बांधलं, धंदा सेटाला विकून टाकलं. आपण तुम्ही लोकांच्या हितासाठी काय प्रोजेक्ट आणलं. मी तर औरंगाबाद मध्ये एक स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आणण्यासाठी मुनगंटीवार साहेबांच्या मागे लागलो होतो. आता या गव्हर्नमेंट मध्ये ही मी पुन्हा जाऊन त्यांना विनंती केली की साहेब फक्त जागा पाहिजे आम्हाला, वक्फची जागा द्या, पैसे नको पाहिजे आम्हाला, पैसे आम्ही उभा करू. आम्ही अनेक लोकांशी बोललो, अनेक मोठे मोठे जो फंडिंग करणारे ट्रस्ट आहे त्यांनी तयारी दर्शवली की नाही हो तुम्ही जागा द्या, आम्ही तिथे स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी तयार. त्या स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण चांगलं काम करू शकतो ना. म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते सगळ्या जागा लुटून खाणार. काहीतरी कुठेतरी अंत व्हायला पाहिजे ना सामान्य लोकांचे. 2018 पासून हा प्रकार समोर आलेला आहे. न्यायालयाचे ऑर्डर आहेत. त्यावेळेस तुम्ही आमदार होतात, खासदार होतात, तरी पण त्यावेळेस पुढे काही आणलं नाही. आणि नेमकं आता पूर्ण कॉम्प्लेक्स पूर्ण झालेला आहे. यावेळेस सगळ्यांची पुढे काय नाही, मी माझ्या 2018-19 पासून मी माझा पत्रव्यवहार करत होता. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, एक खासदार या नात्याने जेव्हा मी पत्र लिहितो महानगरपालिकाला की मला याच्या बाबतीत आपण डिटेल्स दिया करते की तुम्ही परमिशन दिली होती का, कोणत्या आधारावर दिली होती. मला 4 पत्र पाठवावे लागले, 4 पत्र, आणि सगळं त्याचा उल्लेख मी दिलेला आहे की कोणकोणत्या महिन्यामध्ये मी पाठवलेले आहे. अनेक रिमाइंडर्स. तुम्हाला असं वाटत आहे की इतकं सोपं आहे का की ज्या लोक लुटून खाणारे आहे ते मला पेपर देतील का की बाबा हे घ्या तुम्ही पेपर्स द्या. त्यांना माहित होतं. आणि हे सगळं डॉक्युमेंट मध्ये मी आपल्याला किती वेळा हे त्यांना पत्र दिले, वक्फ बोर्डाला किती वेळा हे मी पत्र लिहिलेले आहे, हे सगळं मी डॉक्युमेंट्स दिलेले आहे. म्हणजे असं नाही आहे की मी वाट बघत होतो. आपण जे कागद दिलेले आहेत ते लीज डीड आहेत का सेल डीड आहेत, म्हणजे याच्यावर तो लीज म्हणजे भाडेपट्टीचा हस्तांतरण असा उल्लेख आहे. आपण वारंवार सर हे आपल्याला हे सांगतो. हे जे प्रॉपर्टी देण्यात आलेली आहे कोणती दस्त क्रमांक 5242019 2019 को ये रजिस्टर्ड हुआ है. ये सेल डीड है. कितने की है भाई? ये 15 करोड़ की है. 1 करोड़ 50 लाख. ये सेल डीड है सर. लीज म्हणजे भाई लीजला तुम्हाला वक्फ बोर्डाने जागा दिलेली आहे, ठीक आहे, एका उद्दिष्टासाठी दिलेली आहे. तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही आहे, कोणताही अधिकार या नियमाप्रमाणे. असे काय उद्दिष्ट होते हे काही तुमच्या समोर आलेत का? कोणत्या उद्दिष्टासाठी ती जागा यांना भाडेतत्वावर देण्यात आली? आता ते काय आहे की त्यांचा बिझनेस होता. मग 1995 मध्ये जेव्हा त्यांनी रिवाइज केली तर त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की तुम्ही तुमचं गोडाऊन तिथे बांधू शकतो, तिथे तुम्हाला जे आपल्या बिझनेस एक्सपांड करण्यासाठी पाहिजे तर तुम्ही करू शकता. पण मला जागा मिळाली, मी एक ऍप्लिकेशन देतो की साहेब मी खूप गरीब आहे, मला हे जागा द्या. मी देतो आणि मी फारुख पटेल साहेबांना ते विकून टाकतो की साहेब तुम्ही घ्या आता. आणि मी काय करतो की त्यांच्याकडून 1-2 कोटी रुपये देतो आणि तुम्ही पण घ्या. हे असं नियमाप्रमाणे चालतच नाही. लीज ही नाही चालत किंवा सेल डीड तर चालतच नाही. एक आखरी एक मला प्रश्न असा पडलाय की तुम्ही 1 महिन्यापूर्वी प्रेस घेताय, इशारा प्रशासनाला देताय आणि 1 महिन्यानंतर म्हणजे 26 फेब्रुवारीला देखिए स्पॅन घेण्याची गरज काय आहे? नहीं देखिए ये बहुत अच्छा ये है कि आपको पता होगा कि लोकसभा का अधिवेशन शुरू है और ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इंक्वायरी ऑफिसर जाएगा किसी एक और डिपार्टमेंट के अंदर. ये इसके अंदर तकरीबन 5 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर 5 डिपार्टमेंट्स के पूरे डिटेल्स इनको जमा करना पड़ेगा. और 5 डिपार्टमेंट्स के डिटेल जमा करके पुलिस डिपार्टमेंट में भी मुझे मालूम है कि वक्त से रिलेटेड एक्सपर्ट तो नहीं है, उनको भी वकीलों की जरूरत, उनको भी एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी. तो 15 तारीख तक लोकसभा का अधिवेशन है. 15 से 20 तक हम गुजरात के इसके अंदर रहेंगे, इसलिए हमने तो 26 तारीख की डेट दी है. बहुत अच्छी बात है सर, उनको बोलिए नेक्स्ट टाइम भी सर
क्या है और आपको इल्जाम है कि आपने उस पे हावी बनी है। मैं साफ तरीके से ये बता दूं कि मैं टोटली इस बात के विरोध में हूँ कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद से कहीं पर भी दूसरी जगह पे हटाया जाए। सबसे ज्यादा वक्त की जमीनें जो है वो मराठवाड़ा के अंदर है और मराठवाड़ा के अंदर औरंगाबाद में ही वक्फ बोर्ड का ऑफिस रहना है। ये स्पष्ट तरीके से ये गलत खबर फैलाई गई है कि मैंने इसका समर्थन किया है। मैं कट्टर विरोधी हूँ इस बात का कि यहाँ से वक्फ बोर्ड नहीं करना। नवाब मलिक ने आरोप किया नवाब मलिक ने ये जो चीज अच्छा, एक कल जो ट्वीट किया गया था मराठी हिंदी देखिए, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का एक वीडियो हमारे ही औरंगाबाद के अखिल सागर बॉडी लाइन के अंदर जो सागर होटल है वो और उनके साथ उनकी फैमिली गाड़ी में जा रही थी। उस वक्त लोनावाला के करीब, मुंबई से पूना आते वक्त लोनावाला घाट के करीब ट्रैफिक जाम था और वहां पर ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी के पीछे ही इनकी गाड़ी थी और सामने वाली गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे वो लोग रास्ता बनाने के लिए हाथ में बंदूक लेकर लोगों को डराकर अपना रास्ता बना रहे थे। ये इतने डर गए थे दूसरे लोग कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये लूटने के लिए तो नहीं निकले हैं। हैरानी की बात यह है कि जो गाड़ी चला रहा था वो बंदे के हाथ में भी एक पिस्टल थी और जो पीछे बैठा हुआ था वो भी एक बंदूक बाहर निकालकर ट्रक ड्राइवर्स, दूसरे गाड़ियों वालों को धमका रहा था कि तुम रुको, हमको जाना है करके। हमको ये पूछना है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या गुंडा राज चल रहा है? जो गाड़ी, ये जरा बाहर चले जाइए, चलिए बाहर। जो गाड़ी थी उस गाड़ी के पीछे अगर आप देखेंगे तो शिवसेना का लोगो है। मुझे नहीं मालूम कि वो गाड़ी किसकी है, लेकिन शिवसेना का अगर लोगो लगा है तो मैं यही मानूंगा कि वो शिवसेना का लोगो है और उस गाड़ी का नंबर भी साफ तरीके से दिख रहा है। अब ये घटना होने के इतने घंटे होने के बावजूद भी अभी मुझे पता चला है कि गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब कहीं इंक्वायरी क्या करेंगे? आपकी बंदूक साफ दिख रही है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। मुझे एक मीडिया वाले ने कहा कि आप एफआईआर करेंगे क्या? मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ वो डाल दिया है। अब अगर आपको कार्रवाई करना है करे, नहीं तो अपने जितने भी आपके गुंडे मवालियां हैं उनके सबके हाथ में बंदूक दे दे और इसी तरह का गुंडा राज चलाइएगा करके। ये मैं उद्धव ठाकरे साहब को, गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब को और महाराष्ट्र के डीजीपी साहब को कहता हूं कि मैंने पूरी जिम्मेदारी एक खासदार की हैसियत से ये वीडियो डाला है। आपको कार्रवाई करना है करिए, नहीं करना है तो और बंदूकें चलाइए जिसके हाथ में देना है। तुमच्या इंस्टाग्रामच्या पेजला एक पोस्ट आहे, त्यामध्ये भारताचा नकाशा पूर्ण दाखवण्यात आलेला नाही, काश्मीरचा नकाशा त्यात काढून टाकलेला आहे। मी इंस्टाग्राम वापरत तुमचंच पेज आहे, एफआईआर रजिस्टर करा, कुणालाही सांगा एफआईआर रजिस्टर करायला। मी इंस्टाग्राम यूज नाही करत। आपलं माहिती आहे राज ठाकरे परत अयोध्येला जात आहे। एक मिनिट तुम्ही जाणार नाही का राजकारणात ओळखत नाही काय काय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वक्फ की जमीन पे कब्जे किए जा रहे हैं, इमारतें मस्मार की जा रही है और उसका कोई देखिए, अगर वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर हो रहे हैं तो वक्फ बोर्ड का पूरा हेड ऑफिस यहाँ पर बैठता है, औरंगाबाद में बैठता है। अगर वो लोगों ने ये तय करे हैं कि हम यहाँ पर है तो सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं, बाकी जिसको लूटना है खाना है सब खा लीजिएगा करके, तो जब उनकी जगह है उनको तकलीफ नहीं हो रही है तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं हम सब खाएंगे और इम्तियाज जमीन में जाके है तो रुकाना लड़ना है करना है करके बात करिए। मराठी मूळ केस नाही, हे जे जागा आहे औरंगाबाद मध्ये जालना रोड सगळ्यात जास्त पैशाची जागा, सगळ्यात कॉस्टली जागा कुठे असेल औरंगाबाद मध्ये तर ते जालना रोडची जागा आहे आणि त्या जालना रोडची जागावर कैलाश बाफना, जुगल किशोर तापाडिया, राजू लेकास तनवानी हे तिघांनी मिळून कशा प्रकारे या वक्फ बोर्डाची जागा विकून टाकलेली आहे हे सगळे पुरावे सहित मी दिलेले आहे। मी याच्या बाबतीत पूर्ण पुरावे हासिल केलेले आहे आणि यामध्ये हे फक्त 3 लोक सामील आहे असं नाही आहे। औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे अधिकारी,
रजिस्ट्री ऑफिसचे अधिकारी ज्यांनी एक एक रजिस्ट्री करण्यासाठी 25-25 लाख रुपये या लोकांकडून घेतले आणि लँड रेकॉर्ड ऑफिस त्याचसोबत या जागेचा जो मुतवल्ली होतं, जे कस्टोडियन होतं या जागेचा, ज्याची जबाबदारी ही होती की आपल्याला या जागेचं रक्षण करायचे आहे आणि वक्फ बोर्डाचे सगळे अधिकारी जे गप्प बसलेले आहे हे सगळं बघून हे जे जागा विकण्यात आलेली आहे टोटली इलिगल आहे. कोर्टाने तसा आदेश दिलेला आहे. कोर्टाने हे सांगितलेलं आहे की याची रजिस्ट्री होऊ नये, तरी सुद्धा रजिस्ट्री होत आहे आणि हा सगळा प्रकार 100 कोटी रुपयाचा आहे आणि त्याच्या बाबतीत मी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांना स्वतः भेटून हे सगळं दस्तावेज दाखवून एका उच्चस्तरीय जांचची मागणी केलेली आहे आणि त्यांनी मला आश्वासन दिलेलं आहे पोलीस कमिशनरामार्फत की आम्ही याची सखोल चौकशी लावून जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई करू आणि नाही कारवाई केली तर 26 फेब्रुवारी पासून मी 1000 कमीत कमी 1000 लोकांसोबत जिल्हाधिकारी समोर मी आमरण उपोषणवर बसणार आहे. जगह कितनी है सर? 1 लाख स्क्वेअर फीट.